निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम आपको शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। देखिए, शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य हमारा न केवल फिजिकली डेवलपमेंट से है, बल्कि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से डेवलपमेंट से भी है। लेकिन इसका हम प्राचीन इतिहास उठा के देखें, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सोचोगे साहब रिक्वायरमेंट अब हुई है तो ये अभी का, नहीं। शारीरिक शिक्षा के मायने पहले भी थे, लेकिन पहले उन मायनों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना उसका इतिहास परफेक्शन में नहीं था। फिजिकली वर्क तो पहले भी होता था, शारीरिक शिक्षा को वेटेज तो पहले भी था। इंसान अपने फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे वर्क करता था, और उसका जो दिनचर्या थी वो इतनी व्यस्त थी कि वो उसके पास अपने वर्क को करने के अलावा कोई और काम ही नहीं था। तो ओवरऑल जब फिजिकली आपका इतना वर्क हो जाएगा तो आपको और एक्सरसाइज करने की, खेल कूद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये तो अब तब जब हुई है जब आदमी के पास कोई और न तो उनके पास व्यायाम बचे, मोस्टली समय घर पर ही व्यतीत करने लगे, बाहर के आउटडोर गेम खत्म हो गए, इंडोर में मोबाइल ने पकड़ लिया। तो इन ऐसी आज की कंडीशन तो बहुत खराब है मनुष्य की। लेकिन प्राचीन काल का इतिहास जो कहता है, तो यूनानियों ने शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया। पहला था होमर काल। होमर काल से तात्पर्य है कि इस तरह का एक कवि हुए होमर, जिन्होंने इसको काल का नाम ही होमर दे दिया, जिसकी मुख्य जो बातें थी होमर काल में, कि होमर काल कैसे जाना जाता था। तो इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्य व्यवसाय कृषि करना। क्या करना? खेती। नंबर 2, है होमर जो था एक नेत्रहीन कवि था। कैसा? नेत्रहीन, आंखें नहीं थी उसके, और उसने नेत्रहीन होते हुए दो महाकाव्यों की रचना की। दो काव्यों की रचना की, जिनके नाम है इलियड व ओडिसी। इन दोनों महाकाव्यों की तुलना कैसे की जाती है? वेदों से। वेदों से की जाती थी। वेदों से की जाती है। नंबर 4, इनका मुख्य धर्म मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य था। इनका मानना था
की कोई देवीय शक्ति, कोई देवीय शक्ति उनके भाग्य का फैसला करती है। फैसला करती है। तो इस काल में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत तीरंदाजी, भाला, भाला, रथ दौड़, मल्लयुद्ध, आदि शारीरिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस काल में शिक्षा का मतलब शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन, ACTION, मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम विजडम मुख्य व्यवसाय कृषि करना। होमर एक नेत्रहीन कवि था, दो महाकाव्यों की रचना की, इलियड व ओडिसी। इन दोनों महाकाव्यों की तुलना वेदों से की जाती है। इनका मानना था कि कोई देवीय शक्ति उनके भाग्य का फैसला करती है। इस काल में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत तीरंदाजी, भाला फेंक, रथ दौड़, मल्लयुद्ध आदि शारीरिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है। इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम मुख्य था। इसके बाद आता है स्पार्टा काल। नंबर 2 पे कौन सा है? स्पार्टा काल। स्पार्टा काल के अंतर्गत इसे क्लासिकल एज भी कहते हैं। काय को? स्पार्टा काल को क्लासिकल एज।
नंबर 2, इसे क्लासिकल CLASSI क्लासिकल एज भी कहा जाता है। नंबर 2, इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। नंबर 3, इस काल में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बड़ा कठोर था। कठोर था। सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। नंबर 5, स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को AGOGE कहा जाता था। और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पेडिनोमस कहा जाता था। इस काल में के खेल मैदानों को
इस काल के खेल मैदानों को किस नाम से? प्लेटिनिस्टास, प्लेटिनिस्टास नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद है स्पार्टा काल में युवा व बच्चों को कार्य करने की मेन साथी हैं। ये दोबारा एक बार समझ लो, इसे क्लासिकल एज भी कहा जाता था। काय को? स्पार्टा काल को। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। इस काल में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था। सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। इस काल की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगोज कहा जाता था और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पेडोनोमस कहा जाता था। इस काल के खेल मैदानों को प्लेटिनिस्टास नाम से जाना जाता था। तो ओवरऑल होमर और स्पार्टा, इसमें भी जो स्पार्टा काल है इसमें कुछ एज ग्रुप दिए हैं कि कौन से एज ग्रुप में बालक को किसके संरक्षण में रहना। जैसे वो कहते हैं कि 0 से 7 साल तक तो माता के पास ही रहना चाहिए बालक। इससे पहले वो कहीं पढ़ाई लिखाई करने नहीं जाए, घर पर ही रहे। और 7 से 12 वर्ष तक वह बैरक के अनुशासन में रहे, यानी जो एक अनुशासन करता है, एक प्रशिक्षक है, उसके अंडर में रहे। और 12 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी शारीरिक जो शिक्षा के रूप में बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता था और कठोर प्रशिक्षण 12 से और 20 वर्ष की उम्र तक कराया जाता था। 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था और 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति मिलती थी। यानी 30 साल तक तो वह अपने आप को ये मानो देश के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने ये मानो के पारंगत होना, उसको कितना कष्ट शरीर को देखकर वह स्ट्रांग, अपने आप में परफेक्ट, फिजिकली फिट होना होता था। और 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था। वही रिटायरमेंट तक वह देश की सेवा में ही लगा रहता था। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य होता था, एक जिम्नास्ट की तरह पे जैसे जिम्नास्टिक होता है, उसको विवासिस नृत्य, विवासिस, क्या नाम है उसका? विवासिस। विवासिस नृत्य, उसे विवासिस नृत्य कहा जाता था। और धार्मिक नृत्य को हारेमस, हारेमस कहा जाता था। विवासित तो किसको कहा जाता था? जिम्नास्टिक नृत्य को। और हारेमस कहा जाता था धार्मिक नृत्य को। और कैसेटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? हारेमस को। सैनिक नृत्य को पिपीहिक नृत्य से जाना जाता था। पिपीहिक, पापीहिक, पापीहिक। पापीहिक नृत्य किसका था? सैनिक नृत्य को, सैनिक नृत्य को तो पापीहिक कहते थे और विवासिस नृत्य कहते थे जिम्नास्टिक नृत्य को। और धार्मिक नृत्य को कहते थे हारेमस। तो इस तरह से ये नृत्यों की शैली थी। स्पार्टा में यवन वंशजों को नगर सैनिक भी कहा जाता था।
बच्चे के जन्म के समय राज्य के अधिकारी उसके स्वास्थ्य की जांच करने आते थे। यानी इतना उस समय, अब स्ट्रिक्टता कहें या ये कहें कि साहब उस समय जो मानसिकता थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो बच्चे को जन्म के साथ ही अधिकारी उसके स्वास्थ्य की जांच करने आ जाते थे। यदि वे उसे स्वस्थ पाते थे तो उसे जीने का अधिकार दे देते, और यदि अस्वस्थ, अपंग, दुर्बल होता था तो उसे टोईगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा देते थे। यानी जो स्वस्थ है उसको ही जीने का अधिकार है। माइट इज राइट, जिसमें ताकत है वो ही जिंदा रहेगा। राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी, ब्यूल सामंतों की सभा और स्वतंत्र नागरिकों की सभा। शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य था वह एक अच्छी फौज तैयार करना। स्पार्टा में तो केवल फौज, सैनिक बनाने का ही मुख्य काम था। इस काल के लोग होमर काल के लोगों से घृणा करते थे। जो इस काल में जन्म लिया जिन लोगों ने, या इस काल में कहीं से आए हैं, वो होमर काल के जो लोग थे उनसे घृणा करते थे। इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। खेलों में उनके जीवन के उद्देश्य के आधार पर कुश्ती ज्यादा प्रचलित थी। क्या ज्यादा प्रचलित थी? कुश्ती। स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों के समान ही थी। 20 वर्ष की आयु तक स्त्रियां खुलेआम शारीरिक प्रक्रिया प्रदर्शन करती थी। यानी 20 वर्ष तक उन्हें किसी तरह का कोई बंधन नहीं था कि वो अपने बंधन से अपने आप को ऐसा महसूस करें कि वो महिलाएं हैं, कपड़े अलग पहने, एक्टिविटीज अलग करें, शारीरिक क्रियाएं अलग करें। वो सारी क्रियाएं वो 20 साल तक, 20 साल के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा महिलाओं जैसे गेटअप में आने के लिए कहता है स्पार्टा काल। इस काल में नायक पूजन की प्रथा अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित। नायक का पूजन, जो लीडर है, जो उस ग्रुप का सरदार है, उसका पूजन होता था। सिकंदर महान के सैन्य दल के अधिकांशतः स्पार्टा के ही युवा सैनिक थे। सिकंदर महान की जो सेना में सैनिक थे वो स्पार्टा काल के ही सैनिक बताए जाते हैं। तो ये स्पार्टा काल काफी पुराने समय से चला आ रहा काल है, और इसमें मुख्यतः फौजी सैनिक तैयार करना इनका एक मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद है तीसरा, पूर्व एथेंस काल। इस काल में नृत्य की तैयारी करने के लिए एक प्रकार से जिम्नास्ट का अभ्यास कराया जाता। मतलब नृत्य ऐसा था जिसमें आपको फिजिकली एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाए और आप शारीरिक क्रियाविधि को नाच के तौर पर, नृत्य के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लें। इसे गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। जो नृत्य किया जाता था जिम्नास्ट के तौर पर, उसे गेस्टिकुलेशन। इस काल के लोग प्रजातंत्रवादी थे, यानी जनता का शासन था, चुने हुए लोग ही उसमें प्रतिनिधित्व करते थे। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी मां के संरक्षण में रहता था तथा 7 वर्ष के पश्चात बालक प्रथम श्रेणी की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता था। 7 साल के बाद वह पहली क्लास में एडमिशन लेता था। कौन से? पूर्व एथेंस काल में। सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। कौन से में? पूर्व एथेंस काल में। इससे पहले वाला काल स्पार्टा में तो केवल सैनिक शिक्षा ही थी, लेकिन इसमें नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। इसके अलावा व्यायामशाला, प्लेस्ट्रा, व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा कहा जाता था। जो अखाड़े होते थे, जो इसमें कुश्तियां लड़ाई जाती थी, मुक्केबाजी व जिम्नास्ट सिखाई जाती थी, उन्हें प्लेस्ट्रा क्या कहा जाता था? प्लेस्ट्रा। संगीत संबंधित विद्यालय डिडास्केलियम कहा जाता था उनको, और पैलेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षक को पेड्रो ट्राइब कहा जाता था।
उस समय जो शारीरिक शिक्षक होते थे उन्हें पेडो ट्राइब कहा जाता था। बॉल का प्रयोग शारीरिक शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्पेरिस्टिक कहा जाता था, और जो बॉल से खेलते थे शारीरिक शिक्षक, उन अध्यापकों को स्पेरेंटिस्ट कहा जाता था। कुश्ती व मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को फैनक्रेशन कहा जाता था। पैनक्रेशन। भाला या जैवलिन का प्रयोग करने वाले अध्यापक को एकोनेटिस्ट्स कहा जाता था, और धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को टेक्सोटोज टेक्सटोज कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाले अध्यापक को होब्लोमैचोज कहा जाता था। और उस समय कीचड़ स्नान बड़ा फेमस था, कीचड़ स्नान, मड़बात। एथेंस में गरीब लोगों के व्यायाम करने के स्थान पर लांसो सार्गस कहा जाता था। गरीब लोग जहां व्यायाम करते थे उसे लांसो सार्गस कहा जाता था। इस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया गया, जिन्हें अखिल यवन समारोह कहा जाता था। इन समारोह के अंतर्गत मुख्य 4 समारोह ओलंपिक खेल, पिथियन खेल, स्मिथियन खेल, निमियन खेल, ये इनके उत्सवों के नाम थे। और इसी टाइम में ही